सो वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक लेक्चर जो है हो चुका है हमारा वेक्टर का, हो गया है ना, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत हम करेंगे यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। कोई भी मेरे पास वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर, जैसे मान लो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली है, अब है तो है। 10 न्यूटन ईस्ट में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब 1 और वेक्टर मतलब डायरेक्शन, ठीक है, मतलब 1 इंटू डायरेक्शन। तो क्या करूं इसमें कि सिर्फ मेरे पास, अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, और 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड है विद यूनिट। समझ में आया? हाँ, तो अगर मुझे इसको 1 बनाना है, अच्छा मैं 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन ईस्ट, तो 1 है क्या? नहीं। इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो भी 1 नहीं है, है ना। तो मैं क्या करूं कि ये सिर्फ 1 इंटू ईस्ट बचे, हाँ, डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन। मतलब कोई भी एक वेक्टर है हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये न्यूटन भी। समझ में आया ना। तो हमारे पास एक वेक्टर आता है और उसके पास डायरेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया क्या? उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ जो यूनिट वेक्टर है इसको ए कैप बोला जाता है। ए कैप, कैप बोलो या हैट बोलो, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, ए कैप। तो ए कैप जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही भैया यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से। अब यहां सवाल उठता है, क्या सर अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1 न्यूटन ईस्ट हो जाएगा, तो ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? तो इस फोर्स का ये यूनिट वेक्टर नहीं है। समझ में आया? यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन लेकर आता है, उसके पास कोई न्यूटन यूनिट वगैरह सब कुछ नहीं है। समझे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स हो रहा है, देखो फोर्स की बात करूं, 10 न्यूटन ईस्ट में एक्ट कर रहा है, चलो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 मीटर ईस्ट, सेम यहां पे लिखा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर ईस्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर सेम होने वाला है? यस, क्योंकि इसका भी वही डायरेक्शन आएगा और इसका भी वही डायरेक्शन आएगा। मतलब साफ है कि यूनिट वेक्टर जो आता है ना, वो डायरेक्शन के काम आता है। अगर कोई मान लो तुम्हारे पास 10 न्यूटन फोर्स दे दिया जाए कि चलो ये लो 10 न्यूटन फोर्स, अब इसको अप्लाई करो, तो तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, इधर उधर अपने सर पे मार सकते हो, इसको मार सकते हो, बगल वाले को मार सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक डायरेक्शन दे दूं तो वो डायरेक्शन कैसे दूंगा, उसी मतलब क्या कैसे दूंगा बताओ, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। समझ में आया? तो कहने का मतलब कोई भी वेक्टर जो है ना, कंपोज्ड ऑफ यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। समझ में आया? तो एक वेक्टर जो होता है, एक वेक्टर जो होता है, देखो एक वेक्टर जो होता है उसके मैग्नीट्यूड, ठीक है, दे दिया मैग्नीट्यूड, अब दे दो डायरेक्शन इनटू सम डायरेक्शन, ए कैप। तो ऐसे भी लिख सकते हो, किसी वेक्टर को लिखने का ये तरीका है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसी का यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? तो डायरेक्शन मिल गया और यहां से मैग्नीट्यूड मिल गया, और यही तो कंडीशन है ना यूनिट वेक्टर का। समझ में आया? तो ये चीजें लिख लो, और एक पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट लिखो कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन। समझ में आया? यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन प्रोवाइड करने के काम आता है, इसको मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि यूनिट वेक्टर इज यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन। समझ में आया? चलो, किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन होता है तो वो डायरेक्शन जनरली यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करता है आराम से। चलो ठीक है। अच्छा, जो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का होता है वही डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर का ही होता है। समझ में आया ना? और ऐसा नहीं है, अगर मैंने यहां से 2 से डिवाइड किया ना, तो एक स्केलर से डिवाइड किया,
तो ये 5 न्यूटन ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन तो वही रहा, लेकिन क्या यूनिट वेक्टर हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अमाउंट 1 अभी भी नहीं हुआ है। अच्छा, मैं 5 न्यूटन से डिवाइड कर दूं तो यूनिट वेक्टर हुआ क्या? नहीं। क्या ये वही डायरेक्शन है जो ओरिजिनल फोर्स का है, जो यूनिट वेक्टर का होने वाला है? हाँ, तो अगर किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आएगा? जो भी क्वांटिटी आएगा वो वही, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो विद यूनिट, तो क्या बन जाएगा? वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो आई होप तुम्हें यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। ठीक है, उसके बारे में एक पॉइंट लिखो। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, एंड डायमेंशनलेस, कोई डायमेंशन नहीं होता है। जब तुम पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशन मेजरमेंट, तो वहां पे बताया जाएगा कि डायमेंशन क्या होता है। जैसे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब का एक डायमेंशन होता है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ना, उन सब के पास अपना अपना डायमेंशन होता है। कभी सेम भी हो सकता है, समझे ना? जब वहां पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। बस ये जानो कि इसके पास ये क्या होता है? यूनिटलेस होता है। कोई यूनिट होगा क्या? इसको अगर 10 न्यूटन से डिवाइड कर दूं तो 1 इंटू ईस्ट ही तो बचेगा, तो कोई डायमेंशन नहीं। लेकिन अगर मैं 10 से डिवाइड करता तो 1 न्यूटन ईस्ट आता, तो वहां तो डायमेंशन रहता, क्योंकि न्यूटन हाँ, यूनिट है मतलब डायमेंशन है, समझे ना? यूनिट है मतलब डायमेंशन है। ठीक है, चलो, वो वाला यूनिट नहीं, कभी कभी यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एंगल, समझे क्या? चलो, तो यहां देखो, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड वेक्टर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। समझ में आ गया क्या? चलो, यूनिट वेक्टर की सारी बातें यहीं तक है बस। यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन जो है वो जो होता है ओरिजिनल वेक्टर का वही डायरेक्शन होता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए यूज होता है। समझ में आया? जैसे मान लो तुम्हारे पास 10 न्यूटन फोर्स है, अगर मैं 1 इंटू ईस्ट दे दूं तो ये ईस्ट में चला गया फोर्स। ठीक है, अगर वही 10 न्यूटन फोर्स है, अगर क्या कर दूं अपवार्ड, 1 इंटू अपवार्ड, तो फोर्स कहाँ लगाओगे? ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से समझते जाएंगे। ठीक है, लिख लिया? चलो, ठीक है, अब लिखते हैं हाउ टू चेंज अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो हो गया, ओके। अब वेक्टर को चेंज करना है। जैसे इंसान खुद को चेंज कर लेता है, तो बहुत तरीके होते हैं, है कि नहीं? उसी तरह हम वेक्टर, अरे यार, हाउ टू चेंज अ वेक्टर। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है और तुम्हें जो है इसको चेंज करना है, तो बहुत तरीके होते हैं चेंज करने के वेक्टर को। ठीक है, तो अगर मान लो ये वेक्टर है, ठीक है, ये इसका टेल है, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये उसका अमाउंट बताता है। लेंथ क्या बताता है? अमाउंट बताता है। तो इस वेक्टर को मुझे चेंज करना है, तो बताओ क्या क्या कर सकता हूं? वाह, इसने बोला मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, तो क्या करूं मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए? वाह, इसका लेंथ बढ़ा देता हूं, तो चेंज हो गया। सिंपल सी बात। वेक्टर इज आइडेंटिफाइड बाय 2 पॉइंट्स, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो, अब एक तो चेंज, पहला पॉइंट चेंज हो गया। दूसरा, इसी वेक्टर को चेंज करने के लिए और क्या करूं? अच्छा, इधर कर दो, ऊपर कर दो तो कोई दिक्कत है क्या? किधरों कर दो, उधर मत करो। समझ में आया ना? उधर छोड़ के किधर भी कर सकते हैं, तो भी वेक्टर चेंज हो गया। मतलब अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो भी वेक्टर चेंज हो जा रहा है, डायरेक्शन चेंज करूं तो भी वेक्टर चेंज हो जा रहा है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड उतना ही रखा, दोनों चेंज करूं तो भी चेंज हो जाएगा। मतलब पहला पॉइंट बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलो,
बाई चेंजिंग डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया, बाई चेंजिंग डायरेक्शन, बाई चेंजिंग, बाई चेंजिंग मैग्नीट्यूड पहला मेथड, बाई चेंजिंग डायरेक्शन दूसरा मेथड। चलो तीसरा बाई चेंजिंग बोथ, जैसे ये चेंज कर दिया और बढ़ा दिया लेंथ, है ना, तो बाई चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एनी प्रॉब्लम, एनी दिक्कत? चलो बढ़िया। तो 3 तरीका है हमारे पास, एक्चुअली 2 ही तरीका है, ठीक से देखो तो, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ, हाँ तुम बताओ ध्यान से, ये लिख लिया क्या? अगर मैं एक वेक्टर को रोटेट करता हूं तो वेक्टर चेंज होगा या नहीं होगा? मेरा कहना है कि होगा, तो क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ तुम बताओ। वेरी गुड। देखो वेक्टर को चेंज रोटेट करता हूं मतलब वेक्टर वहीं का वहीं है और ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको फिक्स रखा, कोई दिक्कत? अब इस पॉइंट को अगर मान लो ये ओरिजिनली कोई वेक्टर दिया हुआ है पहले से और इसका नाम दे दिया ए वेक्टर, तो इसको रोटेट किया तो इतना थीटा से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्या वेक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन क्या मैं किसी भी एंगल पे रोटेट करूंगा तो चेंज होगा क्या? नहीं, एक्सेप्ट 360 डिग्री। यस, एक्सेप्ट मतलब रोटेट करूंगा तो फिर वहीं का वहीं आ जाएगा। तो 360 थोड़े ना, 360 इंटू 2, 360 इंटू 3 मतलब ओवरऑल 2n पाई। एक बार रोटेट करूंगा तो 360, 2 बार रोटेट करूंगा तो 360 इंटू 2 दैट इज 720 डिग्री, मतलब कि 2n पाई। ठीक है, लिखो a vector is changed by rotating its direction, या रोटेटिंग इट ऐसे ही बोल दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, चल लिखो क्या दिक्कत है। बाई रोटेटिंग इट्स डायरेक्शन थ्रू एनी एंगल एक्सेप्ट 2n पाई, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। निगेटिव में भी तो हो सकता है ना, -360 डिग्री, -720 डिग्री, है कि नहीं है? चलो, तो वेक्टर को रोटेट करोगे तो वेक्टर चेंज हो जाता है, लेकिन कब नहीं होता है? जब वो कंप्लीट रोटेशन हो जाए, मतलब 360 का मल्टीपल हो जाए, ठीक है। चलो, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेक्टर को चेंज कैसे किया जा सकता है। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि वेक्टर चेंज कब नहीं होता है, तो इसको पहले लिख लो। चलो, वेक्टर कब चेंज नहीं होता है। अब मुझे बताओ, ये कोई वेक्टर है, ठीक है, ये इसका टेल है, पूंछ है और इसका क्या है? हेड है। इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, ठीक है। अब हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, बोर्ड रहता तो मैं इसको ऐसे खींच कर ऐसे ला कर यहाँ रख देता। तो इमेजिन करो, क्या करो, इमेजिन करो कि मैंने ऐसे खींचा और यहाँ लाकर इधर कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड वही रखा कि नहीं, डायरेक्शन वही है कि नहीं, बस ये इधर है, ये यहाँ पे है। तो वेक्टर का जो कंडीशन है वही चेंज नहीं कर रहा हूं, ना तो मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हूं और ना ही डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, समझ में आया? तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होता है तो क्या वेक्टर चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। यानी ये वेक्टर जो है ये भी ये ही वेक्टर है। एक्चुअली मैंने किया क्या, शिफ्ट कर दिया पैरेलली, कहीं पे भी इधर भी कर सकता हूं ऐसे, डायरेक्शन वही होना चाहिए और मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए, पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं। तो जब भी किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर ही रहता है, मतलब वही वेक्टर रहता है, वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो लिखो व्हेन
vector is shifted parallelly, then it doesn't change, या वेक्टर चेंज नहीं होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम जेई एडवांस का पढ़ रहे हैं ये। ठीक है, एक एक पॉइंट अभी थोड़ा सा आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ। और डीपीपीज हमें मिलेगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मिलने लगेगा। एचसी वर्मा का पूरा एकदम सॉल्व करेंगे, इरोडो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और जो मैं डीपीपी दूंगा वो सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं घर पे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो उस पर टाइमिंग भी दिया रहेगा कि कितनी देर में सॉल्व करना है। तो उनके लिए ये जो वीडियोज है ना सफिशियंट है। समझ रहे हो ना? हाँ, सोच रहे होंगे कि कोटा का मटेरियल। यस, आई एम फ्रॉम कोटा। कोटा में ही स्टडी किया है और टॉप टीचर से पढ़ा है। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। हम जो भी कंटेंट पढ़ेंगे ना, खतरनाक पढ़ेंगे, तुम कंपेयर भी कर लेना। जब इसको पूरा वेक्टर पढ़ लेना ना, सॉल्व करना पहले, ठीक है, तब कंपेयर करना कि हाँ कैसा रहा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि पैरेलल वेक्टर, सॉरी, वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर। अब चले हम वेक्टर को ऐड करने। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर को ऐड करना है तो कम से कम 2 वेक्टर तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए पहले स्केलर की बात करते हैं। मान लो कि 4 kg शुगर, चीनी लाया इसने, और वो लाई 2 kg शुगर, चीनी, तो टोटल कितना हो गया? 6 kg हो गया। टोटल शुगर का अमाउंट कितना हो गया? 6 kg हो गया, है ना? तो उसी तरह तुम्हारा जैसे मान लो 50 kg मास है, वेट नहीं, मास है, और तुम्हारा मान लो 55 kg मास है, तो कितना हो गया टोटल ऐड करेंगे तो? हाँ, ठीक है, तो सिंपली ऐड कर दे रहे हैं कि नहीं? तो ये जो एडिशन है बहुत ही सिंपल है, एकदम अलजेब्रिक एडिशन है। तो इतना सिंपल तो वेक्टर होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? अब देखो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉक्स है जिसका मास क्या है? 5 kg है, और इस बॉक्स पे लेफ्ट साइड से 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैं लगा रहा हूं, उतना ही फोर्स तुम उधर से लगा रहे हो, 10 न्यूटन। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये बॉक्स कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो एक सेंस डेवलप होता है कि नहीं कि भाई कहीं नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा हम वेक्टर एडिशन से बाद में देखेंगे। ठीक है, अच्छा मान लो यही बॉक्स जो कि है 5 kg, और इधर से लगाया 10 न्यूटन, और इधर से लगाया 10 न्यूटन, तो बॉक्स किधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब साइड से दोनों फोर्स लग रहे हैं तो इधर मूव हो रहा है। ऐसा लग रहा है 10 + 10 20 न्यूटन नेट लगा होगा इस पे। चलो जो लग रहा है हम इसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, इधर से मान लो 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर से लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स। अब मुझे बताओ इस बॉक्स पे जो 5 kg का बॉक्स है, 12 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो बॉक्स किधर जाएगा? हल्का सा इधर जाएगा। मतलब ये तुमने कैसे सोचा होगा कि यार 10 से इधर लगा रहा है, 12 से इधर लगा रहा है, मतलब 10 को कैंसिल करके 2 से शायद उधर जाए। अभी मुझे भी पता नहीं कि 2 से जाएगा कि 10 से जाएगा कि 22 से जाएगा, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उधर जाएगा। हाँ, अगर मान लो इधर लगे 12 न्यूटन और इधर लगे 10 न्यूटन, तब किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। तो एक सेंस डेवलप हो रहा है यार कि ये सिंपल एडिशन नहीं है कि 12 kg और 10 kg कितना कर दूं? 22। यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कि भाई कौन से एंगल पे लगा रहे हो। अच्छा, ये जो 2 फोर्स हैं ये कितने एंगल पे हैं? 180 डिग्री, एकदम अपोजिट है। और ये दोनों फोर्स देखो, सेम फोर्स अलग अलग एंगल पे लगाया तो अलग अलग इफेक्ट है कि नहीं? अच्छा, यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉक्स है, कोई फोर्स इधर लगा रहा है, तो ऑब्वियसली मान लो 10 न्यूटन, तो इधर जाएगा।
मान लो कोई इधर फोर्स लगा रहा है, उसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो इधर जाएगा। दोनों एक साथ लगाया, इसको नीचे लिख दो, देखो ऊपर लिखो या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना तो इधर जाएगा ना ही उधर जाएगा, ऐसा लगता है कि कहीं इधर जाएगा, है ना। कहने का मतलब है कि जो फोर्स जो एक्ट हो रहा है, ये जो वेक्टर है उसका एडिशन एंगल पे डिपेंड करता है कि भाई कौन से एंगल पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो जब हम एडिशन करने चले वेक्टर का, तो सिंपली स्केलर की तरह ऐड नहीं हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब ये जानना जरूरी हो गया कि भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालते कैसे हैं, है कि नहीं। तो हमारे लिए अब वेक्टर को यहीं पे, एडिशन ऑफ वेक्टर यहीं पे पॉज करना होगा। हम तो चले वेक्टर का एडिशन निकालने, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गया कि ये एंगल पे डिपेंड करने लगा। दैट्स वाई अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन में। समझ में आया? तो जल्दी से इसको छापो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स लिखो। ठीक है, तो एक पॉइंट लिख लो, फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन we realized that angle plays an important role. Angle plays an important role while vector addition. Angle plays an important role while वेक्टर एडिशन। जब हम वेक्टर का एडिशन करते हैं तो वहां पे एंगल का बहुत महत्व है कि भाई कौन से एंगल पे जो भी वेक्टर एक्ट कर रहा है। जैसे फोर्स है तो फोर्स कौन से एंगल पे एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सारी चीजें डिपेंड करता है। ठीक है, वेक्टर का एडिशन सिंपल उतना नहीं होता है जितना स्केलर का होता है। ठीक है, तो चलो अब लिखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। अभी ज्योमेट्रिकल मेथड देखते हैं कि भाई कैसे एंगल फाइंड करते हैं। तो चलो देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। चलो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। तुमने यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, चलो ठीक। दूसरा जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट ये रहा, तुम यहां से यहां तक चले, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली तुम कहां से कहां तक चले, यहां से यहां तक, चलो वो तो ठीक है। अब मुझे पता करना है कि इस ए वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है। तो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ये θ1 है, ये θ2 है और ये क्या है, θ3 है। तो तीन ऑप्शन तुम्हारे पास है और जल्दी से जवाब दो, बताओ कौन सा एंगल होगा, θ1। अच्छा, तुमने कैसे बताया θ1? हाँ, अब ध्यान से सोचो, एक्चुअली एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर के बीच के डायरेक्शन का एंगल, समझे ना। तो एक ये डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो लिखो स्मॉलर द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। समझ में आया? अब ये क्या बोल रहा है थोड़ी देर में समझ में आया। और ब्रैकेट में लिखो प्लेस्ड, ये टेक्निक काम आता है, टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो तुम्हें तो हेड पता ही है ना, ये एरो का जो ये पॉइंट है ना, ये क्या है, हेड है, और ये क्या है, टेल है। इस वेक्टर का टेल यहाँ पे है और इसका हेड यहाँ पे है। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से सुनो, क्या मैं इस वेक्टर को शिफ्ट करके पैरेलली यहां ला सकता हूं? yes. देखना जरा, ये वेक्टर आ गया कि नहीं। अब मुझे बताओ, उसका टेल और इसका टेल दोनों मिल गया कि नहीं। तो अब तो एकदम दिख रहा है कि हाँ ये वेक्टर इधर जा रहा है और ये वेक्टर इधर जा रहा है। तो अब देखना थोड़ा ज्यादा आसान हो गया ना विजुअलाइज करना। तो अब तो आसानी से बोल सकते हैं कि यही θ1 है। अब एक्चुअली यहां दो एंगल है, अगर तुम नोटिस करो तो। कैसे, एक ये भी तो एंगल है,
तो इसीलिए मैंने बोला कि स्मॉलर द एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर्स, डायरेक्शंस ऑफ द टू वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल हमें लेना है, एक बड़ा एंगल है उसको नहीं लेना है। तो उसी को यही होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कुछ लोग को लगता है कि अरे ये वाला एंगल है, अरे नहीं रे, समझ में आया? हाँ, तो ये वाला एंगल समझ में आ गया? चलो अब देखना जरा, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, अब बताना कि कौन सा एंगल है। ये है और ये है, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। चलो इन दोनों के बीच का कौन सा एंगल है, अल्फा है या बीटा है? खटाखट बताओ, पैरेलली शिफ्ट करके बताना। हाँ तुम बताओ। हाँ देखो कैसे, मैं ऐसे शिफ्ट करूंगा दोनों को ताकि डायरेक्शन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखना जरा, इसको मैं यहां पे शिफ्ट करके ऐसे नीचे ला सकता हूं? क्या यही वेक्टर ये है? ओ माँ गुटुरुला, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा कि नहीं? देखो टेल टू टेल मिल गया और ये भी टेल टू टेल मिल गया, मतलब टेल टू टेल मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ दो दो एंगल बन रहा है। देखो एक ये एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है ना, ताल से ताल मिला, क्या बात है, गजब, बढ़िया है, टेल टू टेल। तो यहाँ पे अल्फा एंगल जो है क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो दोनों के बीच का ये एंगल हो गया। एक और क्वेश्चन दो खटाखट। चलो ये है आम आदमी, ठीक है, और ये है खास आदमी। चलो ये अल्फा हो गया और ये जो है बीटा हो गया। अब बताओ अल्फा है या बीटा है? अल्फा। 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 चलो एक काम करते हैं, सुनो ना, इसको शिफ्ट करके पीछे ला सकते हो क्या? ऐसे करके सीधे पीछे ला दिया। देखो टेल टू हेड मिल गया ना? हाँ हेड टू हेड मिल गया। तो ये जो एंगल है क्या है, स्मॉलर है, और बाकी ये वाला टोटल एंगल बड़ा है। तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो तो यहाँ पे देखो, ये जो था ना एकदम शुरू वाला एग्जाम्पल, देखो ये तो लिख लिया, चलो ये तो तुमने लिख लिया। अब मुझे बताना जरा, क्या इस वेक्टर को शिफ्ट करके पीछे कर सकता हूँ? तुम सोच रहे हो कि सर आपने इसी को इधर आगे किया, तो क्या इसको भी कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको पीछे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर कहाँ चला आया, इधर। क्या बोला था, टेल टू टेल मिल जाए या हेड टू हेड, तो हेड टू हेड यहाँ मिल जा रहा है कि नहीं? तो यही एंगल ना होगा इन दोनों के बीच का एंगल। और क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे? कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। समझ में आ गया ना? मतलब कैसे भी निकाले एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने आ गया है ज्योमेट्रिकली। आगे बढ़े क्या? चलो हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहला एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या बोलता है कि अगर मान लो तुम्हारा ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, तो तुम्हारा बी वेक्टर इधर लिखो। तो इसको डिस्प्लेसमेंट से अगर समझते हो तो ये आसान हो जाता है। तो ये तुम यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, तो एक्चुअली कहाँ से कहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? तो ये पहला हो गया। दूसरा, मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, चलो तीन ही लेता हूँ पहले, ठीक है। अब देखना जरा, तुम यहाँ से यहाँ चले, देखो मैं बता रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन हर वेक्टर के लिए ये लागू है। तो इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, इसका नाम दे दिया बी वेक्टर, इसका नाम दे दिया सी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, ये सी वेक्टर हुआ। तो एक्चुअली इनिशियल पॉइंट तो यही था ना, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये वाला है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इनिशियल टू फाइनल, यही वेक्टर बोलता है ना। तो एक्चुअली ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई दिक्कत? तुम चाहोगे तो इस वाले का यूज करके भी बता सकते हो, ट्रायंगल
ये क्या है, ये ट्रायंगल टाइप का अगर बनाना है ना, ध्यान से देखना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा कि नहीं, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी, इधर से क्या, इधर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा कि नहीं। तो उसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, ये कौन सा एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल। मान लो इधर है, इधर है, ये इधर है, और ये इधर है, और ये इधर है, और तुम यहाँ से यहाँ गए। चलो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, ये हो गया डी वेक्टर, ये हो गया ई वेक्टर, ए बी सी डी ई, और ये हो गया एफ वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर, प्लस ई वेक्टर, हाँ प्लस ई वेक्टर। चलो इधर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वेक्टर यहाँ से यहाँ चले, फिर 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 यहाँ से यहाँ चले, तो एक्चुअली कहाँ से कहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, समझे ना। तो डिस्प्लेसमेंट से अगर जाओगे तो बहुत आसान हो जाता है, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े क्या, चलो अब एक और चीज देखो, निगेटिव वेक्टर वगैरह सब तो पढ़े हो ना, कोई दिक्कत, पैरेलल एंटी पैरेलल वगैरह है कि नहीं। चलो अब देखना जरा ध्यान से, ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये क्या है, सी वेक्टर है। अच्छा तुम कहाँ से चले, यहाँ से चले, और कहाँ आ गए, वहीं पे आ गए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो भी तुम्हारा वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, यूजिंग कॉमन सेंस, यूजिंग कॉमन सेंस। लेकिन अभी जो मैं पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, चलो क्या मैं इसी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस सी वेक्टर, देखो, और ये क्या होगा, ए वेक्टर, और ये क्या होगा, बी वेक्टर, यही वो है, समझ में आया ना, और वही ये है। चलो अब देखना जरा, क्या मैं बोल सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जब यहां गए और यहां गए तो यहां से यहां क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। मतलब अगर साइक्लिक हो, कंप्लीट साइक्लिक हो, ये देखो, तो सबका एडिशन इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे यहाँ ए हो गया और यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ डी हो गया, और ये क्या हो गया, ई। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इक्वल टू 0। जहां से चला वहीं को आ गया, समझा क्या। चलो तो ये तो हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड। अब थोड़ा सा एनालिटिकल मेथड देखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड यूज करके ही हम दो वेक्टर का एडिशन फाइंड करते हैं। जब एक वेक्टर दिया हुआ है उसका अमाउंट ए, दूसरे का अमाउंट बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तब कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, बहुत ही एक सुंदर फॉर्मूला आता है, उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको छाप लो, पहले इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो अब देखते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे अभी, एक वेक्टर है यहाँ पे, देखना जरा, ये एक क्या है, ए वेक्टर है, कोई दिक्कत। और ये क्या है हमारा, ए वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर मान लो ना, कोई दिक्कत है क्या। हाँ तो इसका लेंथ हमें पता है क्या, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ इस वेक्टर का ए है, या मॉडुलस ऑफ ए। अच्छा इसका लेंथ पता है क्या, कितना लेंथ है, इसका लेंथ b है, यहाँ से यहाँ तक b लेंथ का है। b 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। a प्लस, तो अगर मैं बोलूँ कि ये a वेक्टर है और ये v वेक्टर है, तो इसको रहने दो c थोड़ी देर के लिए। तो ये तो a प्लस बी वेक्टर है, तो सिंपली a प्लस बी थोड़े ना लिख दूंगा, समझे ना। और जैसे 90 डिग्री पे होता है तो ये a होता है और ये b होता है, और ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होता है कि नहीं। हाँ ए प्लस बी थोड़ा ना हो जाता है, हाँ लेकिन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है।
और वो कितना के इक्वल आएगा, वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, यहां से यहां तक लेंथ, जो कि किसके इक्वल नहीं है, a प्लस बी के इक्वल नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया। तो एक्चुअली हमें a प्लस बी वेक्टर का लेंथ निकालना है, जो कि ये वाला है। अब क्या करें, अब दिमाग को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। 10th क्लास में कंस्ट्रक्शन करते थे, ठीक है। तो ऊपर से यहाँ पे, ठीक है, और ये 90 डिग्री। अब एक बहुत सुंदर चीज यहाँ पे जानेंगे और इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब देखना जरा, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये हाइपोटेन्यूज L है, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, L है, और ये B है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। थीटा के पास बेस होता है और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, अपोजिट वाला। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, L cos थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, L साइन थीटा हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं। तो इस चीज का यूज ना इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, बार बार है। अब बार बार ट्रायंगल बनाने मत चलना। तो ये तो मैंने बता दिया, ये पता होना चाहिए कि कैसे आया, और साथ ही साथ खट से रिजल्ट लाना। मतलब अगर ये L है तो पास वाला क्या हो जाता है, L cos थीटा। देखो B क्या हो गया, L cos थीटा। दूर मतलब एंगल के दूर वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, L sin थीटा के बराबर। मतलब कि परपेंडिकुलर और बेस को हाइपोटेन्यूज और एंगल के टर्म में लिखा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, परपेंडिकुलर को और बेस को हाइपोटेन्यूज एंड एंगल के टर्म में लिखा जाता है। तो अगर ये L लेंथ है तो ये पास वाला, एंगल के पास वाला क्या हो जाएगा, L cos थीटा, और एंगल के दूर वाला क्या हो जाएगा, L sin थीटा। देखो हो गया कि नहीं। तो ये पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं, ये D लेंथ है, D है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, D sin थीटा, दूर वाला। देखो D sin थीटा, ये 90 डिग्री है, और एंगल के पास वाला D cos थीटा। तो ये हमेशा याद होना चाहिए, जिंदगी भर यूज में आएगा। अब तो बार बार ये सब करने में मत चलना, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बोलूं उसी तरह यहाँ पे 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है, तो ये लेंथ कितना है, कैपिटल B, और ये क्या है, थीटा है। तो मुझे बता दो ये कितना आएगा, B cos थीटा। बहुत बढ़िया, B cos थीटा। बेस के पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का cos थीटा, और बेस के सॉरी एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, B sin थीटा। ये टोटल लेंथ कितना हो गया, और यहां से यहां तक टोटल लेंथ कितना हो गया, A प्लस बी cos थीटा। तो तुम्हारे ये वाले ट्रायंगल में अब कुछ देखो, अब अगर तुम्हारा दिल नहीं धड़का तो तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है। समझ में आया ना। तुम्हें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ। तुम्हें क्या ये बेस पता है इस वाले के लिए, ये देखो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो O, और इसका नाम दे दो M, और इसका नाम दे दो P। तो क्या तुम्हें OM पता है, OMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OM पता है। चलो OM का लेंथ बता दो खटाखट, A plus B cos थीटा। बहुत ही बढ़िया। चलो, और मुझे PM का लेंथ बता दो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का लेंथ बताओ। B sin थीटा हो गया, ठीक है। चलो, तो क्या तुम हाइपोटेन्यूज का लेंथ, मतलब ये A प्लस बी का मॉड जो तुम निकालने वाले थे उसका लेंथ पता कर सकते हो। कैसे करोगे, कौन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा OP का अमाउंट, OP वेक्टर का अमाउंट, OP इन द चैट। वाह वाह, और खेलो पबजी, बैन हो गया आज, पबजी बैन हो गया आज। नहीं एक बार पहले भी हुआ था, आज फिर से हो गया। अब ध्यान से सुनो। चलो अब मैं क्या करूं, बोलो जल्दी, क्या करूं, A प्लस होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। कोई दिक्कत है क्या। अब ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा सा शॉर्ट करो और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो। स्टेप्स
कम करो, कम स्टेप में बनाओ, जैसे मुझे पता है कि ए स्क्वायर तो आएगा ही। देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा कि नहीं यहाँ से, और इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, बी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, मतलब क्या बचा बी स्क्वायर। अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो फिर इसको ओपन करो, 2 स्टेप और बढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी। स्टेप घटाओगे तो एडवांस का प्रिपरेशन अच्छा होगा, तुम थोड़ा दूर का सोचो। तो बचा क्या, सिर्फ 2ab cos थीटा है कि नहीं, अंडर रूट में। तो मतलब ये जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था, या किसको रिजल्टेंट बोल दो, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या a प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a स्क्वायर मतलब इस वेक्टर का अमाउंट का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस वेक्टर का अमाउंट का होल स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। कहीं कहीं पे तुम्हें ये भी मिल जाएगा, कैसे, ए वेक्टर का ऐसे गंदा सा, बी वेक्टर का ये गंदा सा, प्लस 2a वेक्टर गंदा इंटू बी वेक्टर गंदा इंटू cos थीटा। नहीं गंदा नहीं है, अच्छा है। तो देखो ये और ये वही है, ठीक है। तो अरे मैं तुमको बताया था कि नहीं कि मैं ए वेक्टर के मॉड के बदले ए यूज करूंगा, क्योंकि बार बार कौन लिखे वेक्टर मॉड, उतना टाइम है क्या, ठीक है। तो ये जल्दी से छापो इसको, जल्दी से लिखो। हाँ, तो एडिशन ऑफ वेक्टर में, ठीक है, हमारे पास जो फॉर्मूला आया, अगर मेरे पास मान लो एक वेक्टर दिया है सिंपल सा 10 न्यूटन का, ठीक है, दूसरा जो वेक्टर दिया है कितना 20 न्यूटन का, और दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मान लो ये ए वेक्टर है, फोर्स F1 वेक्टर है, और ये क्या है F2 वेक्टर है, 20 न्यूटन है और ये 10 न्यूटन है। एक इधर अप्लाई हो रहा है, दूसरा इधर अप्लाई हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट निकालना है, मतलब उसका दोनों का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो अभी फॉर्मूला देखा था, क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अंडर रूट, यही ना आया था। ये एफ नेट लिख सकता हूँ, चलो ए स्क्वायर को 100 लिख सकता हूँ और बी स्क्वायर को 400 लिख सकता हूँ। 2ab 400 है कि नहीं, 2 इंटू 8 20 इंटू 20, cos 60 मतलब 1/2 मतलब 200 हो जाए, 400 2 600 और एक 700, तो अंडर रूट 7 इंटू 10, जो भी वैल्यू आएगा वो लिख लेना, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, ओके, कोई दिक्कत। एक्चुअली देखो तुम याद करो मैं क्या कैसे लिखता था, ए वेक्टर इधर था और बी वेक्टर इधर रहता था, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये मेथड हमारे पास अच्छा था। लेकिन देखो ना, क्या मैं इसी वेक्टर को यहाँ पे पैरेलली ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसको शिफ्ट करके ऐसे पैरेलली ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये वही है। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा है। देखो हमारे पास 2 तरीका है इसी चीज़ को लिखने का। कैसे लिखता मैं, 20 न्यूटन और इधर क्या हो जाता 10 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, ये वाला जो दिया हुआ है, समझ में आया। तो ये अच्छा दिख रहा है या ये अच्छा दिख रहा है, हाँ तो ये अच्छा दिख रहा है ना, क्योंकि टेल टू टेल मिल रहे हैं और ऐसे डायरेक्शन में। तो जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस तरह से करेंगे। हाँ, ये हमने इसलिए यूज किया था ताकि हम फॉर्मूला डिराइव कर सकें। तो समझ में आ गया। तो जनरली तुमको अब ऐसे नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये वही बात है, ये वही बात है। चलो और निकालो, अब ध्यान से सुनना। चलो अगर मान लो ये 30 न्यूटन है और इधर लगा 40 न्यूटन है ना, ये ए वेक्टर है और ऊपर वाला बी वेक्टर है, तो 90 डिग्री है ये। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड निकालना है तुम्हें।
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। खटाखट निकालो। अभी हम डायरेक्शन पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है, पहले ये निकालो। हाँ तुम्हारा आ गया, हाँ कितना है, 50 न्यूटन। हाँ 50 न्यूटन। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, मतलब इसमें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मॉड बोलो, या दोनों का रिजल्टेंट का मॉड बोलो, या सिंपली आर बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए स्क्वायर कितना हो गया 1600 प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 900 और प्लस 2ab कॉस 90 जीरो होता है ना, तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे उधर, तो 2500 मतलब 50 न्यूटन आ गया। मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब क्या हुआ कि अगर एक फोर्स है 5 kg एक बॉडी है, कोई बंदा इधर 40 न्यूटन इस पे फोर्स लगा रहा है और एक बंदा ऊपर कितना लगा रहा है 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, ये कहीं इधर करेगा और वो कितना होगा 50 न्यूटन। ये वही चीज बतलाता है, किसी टाइप का कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये देखा कि भाई दो वेक्टर का जब एडिशन कर रहे होते हैं तो वो एंगल पे डिपेंड करता है ना। चलो अब सम यूजफुल रिजल्ट, अब कुछ यूजफुल रिजल्ट जो है वो देख लेते हैं। सम यूजफुल रिजल्ट्स, अच्छा याद करो एक फोर्स जो मैंने एकदम शुरू में लगाया था 5 kg पे, ये 10 न्यूटन था और इधर क्या था, चलो इधर भी क्या था 10 न्यूटन था। तो तुमने क्या बोला था कि नेट फोर्स कितना लगेगा 20 न्यूटन, मतलब थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 पे तुम सिंपली ऐड कर दे रहे हो, जस्ट लाइक स्केलर को 2 kg प्लस 4 kg क्या हो जाता है 6 kg हो जाता है। तो यहां पे थीटा इक्वल टू 0 पे आ जाना चाहिए, चेक करते हैं। आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे आज के बाद, है ना। चलो नहीं पढ़ेंगे इसके बाद। चलो देखो थीटा इक्वल टू 0, जो भी हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी, कब निकालना है थीटा इक्वल टू 0 पे। चलो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री अंडर रूट। अच्छा कॉस 0 कितना होता है 1, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया कि नहीं। तो क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट है कि नहीं। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है a प्लस बी, एक्चुअली मॉड आता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी का मॉड। समझ में आया। अब a प्लस बी का मॉड, तो अभी तो बताया था ना कि अगर 0 डिग्री पे हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो था दोनों ऐड कर दो सिंपली, अगर नहीं आता है तो पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, लेकिन अब तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो पढ़ेंगे है कि नहीं। चलो तो कहने का मतलब जब दो वेक्टर का एडिशन हम कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो 0 डिग्री, मतलब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो या एक ही डायरेक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है, सिंपली एडिशन हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस, मान लो कि इधर से 10 न्यूटन और इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से 10 न्यूटन, तो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है 20 माइनस 10 हो जाएगा, है ना। चलो मतलब थीटा कितना है इस बार 180 डिग्री। देखो ये रिजल्ट याद रखना, अभी जो बता रहा हूं ना ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे हमारा क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बता दो क्या लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री लिखूं कि नहीं। अच्छा कॉस 180 डिग्री कितना आता है -1, तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूं। अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट लिख सकता हूं। अच्छा तो क्या मैं a माइनस बी का
मॉड लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि a बड़ा है या छोटा। तुम सोचोगे सर आप a माइनस बी क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। अब मान लो a छोटा हो जाए और b बड़ा हो जाए, तब तो निगेटिव आ जाता ना। मान लो a माइनस बी मैं लिख देता, चलो ठीक है। a 10 न्यूटन है और b 20 न्यूटन। तो निगेटिव आ गया कि नहीं। क्या रूट से कोई चीज निकल कर आता है तो निगेटिव आता है क्या? नहीं ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसीलिए पहले लगा दिया मॉड। कुछ लोग ऐसे भी कहीं देखोगे कि सर मैंने तो एक जगह बहुत खतरनाक देखा एक्सप्रेशन, है ना, एकदम कलेजा बाहर आ गया देखकर। तो वहां पे ऐसे लिखा था a का मॉड माइनस b का मॉड और सबका मॉड। अरे ये वही है, a क्या है, a का ही तो मॉड है ना। b क्या है, b का मॉड है। तो मॉड माइनस मॉड का मॉड, मॉड ही मॉड, मड नहीं मॉड। समझ में आया ना। हाँ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी का मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो जब एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर एक्ट कर रहे हो तो सिंपली दोनों का एडिशन हो जाता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा हो तो क्या होता है, सिंपली सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो जाता है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। और डायरेक्शन किससे देखते हैं, बड़े वाले से, जो बड़ा मैग्नीट्यूड का है उससे डायरेक्शन हम देखते हैं। कोई दिक्कत, किसी टाइप का कोई परेशानी नहीं, ये समझ में आ गया। चलो अब तीसरा केस, केस नंबर 3। केस नंबर 1 क्या देखा था मैंने, जब दोनों एक ही डायरेक्शन है, मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो क्या आ जाता है a प्लस बी का मॉड। या सिंपली ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, a का मॉड प्लस b का मॉड इन सब का मॉड। अब तो डर खत्म हो गया ना मॉड से। यस सर। चलो केस 1 ये था, ये क्या था केस 1, और ये क्या था थीटा इक्वल टू 180 डिग्री केस 2। ये स्टैंडर्ड है, इसलिए इनको एकदम खटाखट हो जाना चाहिए। अब मान लो, ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास 10 न्यूटन फोर्स दे, F1 दे 10 न्यूटन, F2 दे 20 न्यूटन, और बोले 0 डिग्री पे दोनों एक्ट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दो, 10 प्लस 20 30 न्यूटन। अब तुम लगाओगे ये वाला फॉर्मूला, 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 0 अंडर रूट, फिर इधर उधर करोगे, तुम्हें काई जाला, ये सब बकवास हो गया ना। तो हम पढ़ क्यों रहे, समझे ना। हाँ, तो कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड चीज़ें मैं बता रहा हूँ केस के फॉर्म में, केस 1 थीटा इक्वल टू 0 पे सिंपली ऐड कर देना। ऑब्वियसली दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तभी तो 0 है ना। हाँ, और जब दोनों अपोजिट हो रहा हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, बड़े वाले में से छोटा वाला, और डायरेक्शन क्या होगा, बड़े वाले वेक्टर का जो अमाउंट में बड़ा है। अब तीसरा केस जो हमारे पास आता है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आता है। तो देखना कैसे, हमारे पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab कॉस कितना लिख दूं 90 डिग्री। अच्छा कॉस 90 डिग्री क्या होता है बताओ जल्दी खटाखट। कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो ये सब का सब 0, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही सुंदर रिजल्ट आया है कि नहीं। तो तीनों सुंदर रिजल्ट है। तो कहने का मतलब है कि ये कब आता है, और इसका बहुत यूज है आगे, इसका बहुत यूज है। हाँ, अब देखना जरा ध्यान से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, ऊपर 30 न्यूटन और इधर क्या था 40 न्यूटन। तो तुमने कैसे इसका रिजल्टेंट निकाला होगा, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 कॉस 90, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। एक ट्रायंगल टाइप का फील आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो हो जाएगा सिंपली। चलो, तो ये हो गया तुम्हारे पास, तीनों केस पढ़ लिए। अब सिर्फ यहीं पे नहीं रुकते, अब मजा आने वाला है। अब ऐसा मजा आएगा कि तुम कहोगे अरे सर ये तो अब खतरनाक है। ये लिख लिया सब? यस सर। चलो अब तो बहुत खतरनाक रिजल्ट आने वाला है। पहले एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनो। ये लिखो 20 न्यूटन,
और ये लिखो 20 न्यूटन। मतलब ये ए वेक्टर है, ये क्या है, ए वेक्टर है, और ये क्या है, बी वेक्टर है। मतलब 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, और बी वेक्टर का भी 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या मैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख सकता हूं क्या? नहीं, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर अगर कोई लिखता है तो वो गलत है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, अमाउंट सेम है। तो क्या मैं ए वेक्टर का अमाउंट इक्वल टू बी वेक्टर का अमाउंट लिख सकता हूं क्या? यस, तो ये लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ध्यान से सुनना, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री। चलो निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो रिजल्टेंट का खटाखट। चलो बताओ कितना आंसर है। हाँ, तो तुमने कैसे किया होगा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस थीटा, जो कि 60 डाल दिया होगा, अंडर रूट कर दिया होगा, है कि नहीं। लेकिन हम एक बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकालेंगे, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकालेंगे, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, 20-20 हो, 40-40 हो, 50-50 हो, या कितना भी हो। ए वेक्टर का अमाउंट बी वेक्टर का अमाउंट अगर इक्वल हो और दोनों के बीच का एंगल क्या हो, कोई थीटा हो, तब हम कैसे निकालते हैं, देखना जरा ध्यान से। उसको निकाल दूंगा तो ये खट से हो जाएगा। देखना, अगर मान लो ए वेक्टर का अमाउंट क्या हो जाए, बी वेक्टर के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखना जरा, हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर का अमाउंट इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू ए लिख दूं या बी लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो चलो, तो ए स्क्वायर लिखूं, बी स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा। कोई परेशानी? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, और प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, तो कॉमन ले लिया दोनों से, और 1 प्लस कॉस थीटा डाल दिया इधर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना जरा, अब ये जो फॉर्मूला है, इस पे थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अच्छा, तुमने मैथ्स पढ़ा है? चलो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर कॉस 2 थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे थीटा आ गया है, तो 2 थीटा का बदले थीटा लूँ तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, हाफ एंगल हो जाएगा। ये 2 थीटा है तो हाफ होकर थीटा आ गया, तो ये थीटा है तो हाफ होकर थीटा बाई 2 आ जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाई 4 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब मुझे बताओ वहां पे क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा ना। तो कहां से 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है, सेकेंड वाले से, इस वाले से आ रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख दूं वहां पे, हाँ 2 कॉस स्क्वायर। देखो डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, अगर तुम चाहते हो टॉप करना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो रटने से काम नहीं चलेगा, डेरिवेशन भी पता होना चाहिए और कुछ कुछ पॉइंट्स याद भी होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो 2 इंटू 2 रूट से बाहर आया 2, a स्क्वायर रूट से बाहर आया a, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आया कॉस थीटा बाई 2। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त है, इस पर 5 स्टार मारो। ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। जब दो वेक्टर का अमाउंट सेम होता है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन दिया, ए वेक्टर 20 न्यूटन है और बी वेक्टर भी 20 न्यूटन है, दोनों के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री है। तो देखो रिजल्ट हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2a cos थीटा बाई 2, तो ही इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा। तो 2a कितना है 20, cos थीटा मतलब cos 60 बाई 2 cos 30 डिग्री हो जाएगा, और रूट 3 बाई 2, 2 से 2 गया कितना आ जाएगा 20 रूट अंडर 3, और रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। समझ में आ गया ना, 1.732 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 1.732, ठीक है। यहाँ पे 34.64 न्यूटन इतना आंसर आ रहा है। अब सोचो ना,
कितना जल्दी हो गया, कितना फास्ट हो गया। अगर तुम उसमें अप्लाई करते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में, तो वहां पे टाइम लगता कि नहीं? लगता ना टाइम। दैट्स वाई ये चीजें याद रखना, डेरिवेशन तो पता होना ही चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो हमने क्या क्या देखा यूजफुल इंफॉर्मेशन में? सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये दो वेक्टर का जब एडिशन करते हैं, दो वेक्टर का क्या कर रहे हैं? एडिशन करते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दोनों के बीच का क्या दिया हो? एंगल थीटा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? A square plus B square plus 2AB cos ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वो किस चीज का फॉर्मूला होता है? दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। समझ में आया? अंडर रूट में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। वो जो लेंथ की बात कर रहा था ना, वो जैसे कोई बॉडी है यहाँ पे, जैसे बताया ना, ये वो 30 न्यूटन इधर 40 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? 50 न्यूटन। जैसे मेरे बॉडी को कोई इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो मेरे ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि दोनों फोर्स क्या है? अपोजिट है, 180 डिग्री पे है। केस नंबर 1, सॉरी केस नंबर 2, थीटा इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री पे है। तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो ना, जीरो हो गया। कोई इधर से एक ही डायरेक्शन में 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, मतलब मेरे ऊपर दोनों वेक्टर का एंगल क्या है? जीरो है। तो 20 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करूंगा मैं। समझ में आ गया? एक डायरेक्शन में जिधर दोनों फोर्स लग रहे थे। दूसरा, तीसरा, अगर 90 डिग्री पे हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों पढ़ लिया था, जो कि बहुत ही कॉमनली यूज होता है। हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो वेक्टर का अमाउंट क्या हो? सेम हो, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो? थीटा हो, तो रिजल्टेंट क्या आता है? 2a cos थीटा बाई 2 बोलो या 2b cos थीटा बाई 2 बोलो, a इक्वल टू बी तो है ही। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां तक हो गया। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक बहुत अच्छा चीज सीखते हैं। देखो ध्यान से, अगर मान लो एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है, मैक्सिमम लोग इस रिजल्ट को याद रखते हैं, है ना? कोई सुंदर रिजल्ट आता है, जैसे हम ही क्वेश्चन बना रहे होते हैं और एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, तो वो दिमाग में है ना बैठ जाता है, अच्छा इससे होता है कि नहीं? तो वैसे ही अगर मान लो किसी का डिस्प्लेसमेंट इधर ए हुआ, ए वेक्टर हुआ, और इधर डिस्प्लेसमेंट बी हुआ, और ए वेक्टर का अमाउंट क्या है? बी वेक्टर के इक्वल है, मतलब जो लेंथ ये है वही लेंथ ये है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री है। तो रिजल्टेंट निकालो, तो खटाखट निकालो इसका रिजल्टेंट। हाँ, तो रिजल्ट आया, बहुत मजेदार आया ना। मतलब कि अगर कोई दो वेक्टर एक्ट कर रहा हो जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, और कितने एंगल पे एक्ट कर रहा हो? 120 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट का भी वही अमाउंट होता है। आया ना? ए कैसे? 2a cos 120/2 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, और ये 2 चला गया, क्या बचा? a। जबरदस्त रिजल्ट आया। तो कहने का मतलब है दो वेक्टर, मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, कहीं भी दो वेक्टर एक्ट कर रहा हो और उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो? 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उन दोनों के बीच से पास करता है एंगल बाइसेक्टर से, और वो कितना होता है? उतना ही अमाउंट का होता है। अरे कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सोचो। अगर मान लो तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, मतलब ऊपर खींच रहे हो, और कोई इधर खींच रहा है, उतना ही फोर्स से, तो एकदम बीच से ही जाएगा ना नेट फोर्स। ना तो ब्लॉक ऊपर जाएगा और ना ही ब्लॉक इधर जाएगा। किधर जाएगा? दोनों के बीच से जाएगा, अगर दोनों का अमाउंट क्या हो? सेम हो। अरे सोचो ना, ये कह रहा है 10 न्यूटन से, मान लो इधर रिजल्टेंट चलने लगा, तो ये कहेगा मेरे में क्या कमी था भाई? मैंने भी 10 न्यूटन लगाया था, तो तुम उधर क्यों मुड़ गए? रिजल्टेंट क्यों? रिजल्टेंट भैया ऐसे कैसे चलेगा? तो इसीलिए दोनों के बीच से जाता है, ताकि दोनों को, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं? एकदम मिडिल एंगल बाइसेक्टर जो है मिडिल बाइसेक्टर नहीं, एंगल बाइसेक्टर से जाता है। चलो ठीक है, ये 90 डिग्री था। तो उसी तरह यहाँ पे भी दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है, तो वो भी क्या जाएगा? हाँ, कहीं भी अमाउंट सेम होगा ना, कहीं भी अमाउंट सेम होगा। ये जैसे मान लो ये 30 डिग्री है और दोनों का अमाउंट क्या है? सेम है, दोनों अलग अलग वेक्टर लेकिन अमाउंट सेम है, तो उनका रिजल्टेंट कैसे पास करेगा? एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा, है कि नहीं? कोई है ना यहाँ पे, मान लो एक कोई बॉक्स है ऐसे, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, तो दोनों के बीच
से ही ये बॉक्स पास करेगा, ना तो इधर जाएगा और ना ही इधर जाएगा। समझ में आ गया? हाँ बॉक्स है, गोला बॉक्स है बॉक्स है कोई गोला है, मतलब पत्थर है, पत्थर है, क्या है? पत्थर है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आया ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये हुआ, तो एक क्वेश्चन आता है कि ए वेक्टर का अमाउंट हो गया बी वेक्टर का अमाउंट इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अमाउंट। तो बताओ कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं दो ए एंड बी वेक्टर? बताओ। अगर ए वेक्टर का अमाउंट बी वेक्टर के अमाउंट के इक्वल है और वो ए प्लस बी वेक्टर के अमाउंट के इक्वल है, तो कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं ए एंड बी वेक्टर? ऑब्वियस सी बात है, थीटा इक्वल टू 120। सही बताया तुमने। अरे कॉमन सेंस की बात है, अभी तो देखा था ना। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, समझे कि नहीं? हाँ, अगर मान लो एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और ये तीन वेक्टर है, ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर और सी वेक्टर इधर, और दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का अमाउंट इक्वल टू सी वेक्टर का अमाउंट। तो मुझे बताओ नेट, मान लो फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? हाँ एक्चुअली दोनों तीनों इक्वल है, तो देखो ध्यान से, ये 120 है, हाँ ये भी दिया हुआ है 120 120 120। तो इसके इन दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा? इन दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा? उसके इक्वल और जस्ट इसके अपोजिट जाएगा, और ये और इसको क्या कर देंगे? कैंसिल। तो नेक्स्ट लेक्चर कल या परसों होगा, ठीक है? तो ये समझ में आया कि नहीं? ओके। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम लोग को दिखाऊं क्या? अब ध्यान से सुन, इस वेक्टर को यहां ला सकते हो और इस वेक्टर को यहां ला सकते हो। साइक्लिक बन गया कि नहीं? समझे कि नहीं? तो तीनों साइक्लिक बन गया, सेम लेंथ का बन गया। गए हो? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। हाँ, तो यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे मतलब कि तीन वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, तीनों इक्वल है और तीनों का रिजल्टेंट क्या है? 0 है। तो कितने एंगल पे एक्ट कर रहे हैं? तीनों का अमाउंट इक्वल है और तीनों वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहे हैं ताकि किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? 0 है। तो वो कौन सा एंगल है? तीनों के आपस में कितना एंगल है? 120 डिग्री। समझ में आ गया ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम सोच सकते हो ठीक है सर, एडिशन तो आपने बता दिया, सब्ट्रैक्शन के बारे में क्या कुछ नहीं बोले हैं क्या? तो सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ए प्लस बी वेक्टर है कि नहीं? तो ये तो हमने देख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर, ऐसे भी देख लिया। चलो, तो ए माइनस वी वेक्टर क्या होगा? मतलब ए माइनस वी वेक्टर क्या होगा? उसका भी कोई फॉर्मूला होता है क्या? उसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक हमारे जहन में तो सवाल उठ रहा होगा। तो चलो देखते हैं। एक्चुअली ए माइनस बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? तो जहां बी वेक्टर उसको क्या करेंगे? उल्टा नहीं करेंगे, पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। देखो ध्यान से, पलट देंगे। अब ये क्या है? सुनो ध्यान से, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर है। और ये कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। तो यहां से यहां तक जो वेक्टर है वो क्या है? ए प्लस बी वेक्टर, और इसका अमाउंट जो है ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा। तब इसका अमाउंट क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समझ में आ रही है बात? चलो, अब ये तो ए प्लस बी वेक्टर। अब देखो, इसको क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। इसको क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया। थोड़ा कलर चेंज करे क्या? तो जब निगेटिव कर दिया, बी वेक्टर को क्या कर दिया? माइनस बी वेक्टर कर दिया। तो इसको साइड में लिख रहा हूं। और ये कौन सा वेक्टर है?
माइनस बी वेक्टर। इसको खिसकाया नीचे और यहाँ पे चिपका दिया और ये हो गया, ये कौन सा वेक्टर हो गया? माइनस बी वेक्टर। अरे मैं चाहता तो इधर ही रख देता लेकिन मज़ा नहीं आता, समझे कि नहीं? क्योंकि हमने क्या सीखा है, इससे टेल हेड तो फिर टेल हेड और शुरू के टेल से लास्ट वाले का हेड, ऐसे सीखा है ना। हाँ चलो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो है ए वेक्टर है और यहां से यहां जो है इसी लेंथ का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो वेक्टर है क्या है? माइनस बी वेक्टर है। तो हमें तो पता है ना ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वाला वेक्टर। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये तो वेक्टर है ए, ये तो वेक्टर है माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और ये वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो एक चीज हुआ, हम लोग इतना चीज पढ़ लिए लेकिन हमने एक नाम नहीं लिया और वो नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय मिस्टेक हमने इसका नाम नहीं लिया। ये जो पढ़ रहे थे ना, जो हमने डेरिवेशन किया ना, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये ए प्लस बी वेक्टर, ये क्या है? ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। मान लो बताया था करंट जो है नहीं होता है, ये 3 एम्पियर है, इधर से कहीं करंट जा रहा है क्या? 4 एम्पियर इस टाइप का जा रहा है, तो इसको 3 + 4 मान लो 90 डिग्री है, तो 5 एम्पियर थोड़ा ना हो जाएगा, समझे ना? तो करंट वाला यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन 5 न्यूटन हो जाता है। 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। सोचो ना, यहाँ से यहाँ तुम गए 3 मीटर, तुम 90 डिग्री घूम गए ऊपर, और ये क्या है? 4 मीटर। तो देखो ना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो गया? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं? अंडर रूट लगा के मतलब 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं? तो ये फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, सब में ये हो जाता है। तो ये ट्रायंगल ऑफ, यही तो है ट्रायंगल ऑफ एडिशन, जो ये पढ़े थे ना ऐसे ऐसे करके ऐसे, ये क्या था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ गया? तो ये जो है ना, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ एडिशन को फॉलो करते हैं और बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी नहीं करते हैं। तो जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है ना, वो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। इससे प्रेशर फॉलो करता है कि नहीं? नहीं, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो कर रहा हूं ना, यही तो है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। बाय मिस्टेक हमने छोड़ दिया था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। उसी के हेल्प से मैंने वो मैग्नीट्यूड निकाला था a² + b² + 2ab cos थीटा, जो कि एकदम बैकबोन है अंडर रूट में। बार बार मैं अंडर रूट भूल जा रहा हूँ, वो बैकबोन है। और उसी को क्या किया था मैंने? पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम किया तो बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए थे। 0 डिग्री पे a + b हो जाता है, 180 डिग्री पे a - b हो जाता है, 90 डिग्री पे a² + b² अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आया था? हाँ, 2 वेक्टर अगर इक्वल एंगल पे हो और दोनों के बीच का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और दोनों के बीच का एंगल क्या हो? थीटा हो, तो 2a cos θ/2 हो जाता है। समझे ना? तो एक और चीज हम देखें फिर उसके बाद, निगेटिव a - b कैसे होता है? तो a - b का यही होता है। तो ये ज्योमेट्री से मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है। कैसे किया है? ज्योमेट्री से रिप्रेजेंटेशन किया है। तो अगर तुम कहोगे सर क्या इसका भी फॉर्मूला होता है क्या? a + b का तो आपने बता दिया, a² + b² + 2ab cos θ अंडर रूट, लेकिन a - b का क्यों नहीं बताया? तो कुछ नहीं है, जहां जहां b था वहां वहां -b लिख देंगे। चलो, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखूं? a²। यहां क्या लिखूं? b²। अरे -b का होल स्क्वायर करूंगा तो मूर्ख। ठीक है, प्लस 2a - b लिखूंगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा कि नहीं? b cos θ। तो ये जो होता है फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab cos θ का। कोई दिक्कत? किसी टाइप का कोई परेशानी नहीं? सिंपल है,
है ना। तो ऐसे दिया रहेगा कि ए वेक्टर का अमाउंट जो है, देखो ध्यान से, ए वेक्टर का अमाउंट क्या है 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट है मान लो, और बी वेक्टर का अमाउंट जो है 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ना। तो पूछेगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। अगर एंगल दोनों के बीच का दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो निकल जाएगा क्या। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि और प्लस दिया रहता तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते जो हमने पढ़ रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक तो जान गए। तो क्या इससे भी कोई सुंदर रिजल्ट आता है क्या, तो हाँ आता है। कब, जब दो वेक्टर इक्वल अमाउंट का हो। अच्छा, दो वेक्टर अगर इक्वल अमाउंट का हो और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो दोनों का एडिशन क्या होता है, एंगल मतलब कौन सा होता है, कोई भी एंगल थीटा हो तो दोनों का एडिशन क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2। गुड। उसी तरह सब्ट्रैक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक सर्कल में मूव कर रहा है, ये क्या है, आज पढ़ेंगे सब। देखो यहाँ पे ये मान लो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कांस्टेंट स्पीड से भी मूव करे तो वेलोसिटी तो चेंज होता है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो ये 30 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पे क्या है इधर 30 मीटर पर सेकेंड है। तो लेकिन ये अलग वेक्टर है ना, डायरेक्शन अलग है। तो ये भी क्या है, अलग वेक्टर है, अमाउंट दोनों का क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए, मान लो दोनों कितना टर्न किया 60 डिग्री। तो जिस तरह से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हमारे पास केसेस आए थे, तो उसको मैंने एक डेरिवेशन दिया था और क्या बताया था 2a cos थीटा बाई 2 होता है। तो उसी तरह यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, होगा कि नहीं बताना जरा। अच्छा, ये कब कर रहा हूं, जब ए वेक्टर का अमाउंट बी वेक्टर का अमाउंट है और हमें क्या निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना। तो चलो क्या मैं बोल सकता हूं 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पिछले बार हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर लिया था और तुम्हें पता है कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वहां से cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया हूं। हाँ, तो उसी का जब इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है 2a साइन थीटा बाई 2, क्या आता है 2a साइन थीटा बाई 2। तो जब दो वेक्टर का एडिशन हो और दोनों का अमाउंट सेम हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो एडिशन क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2। जब दो वेक्टर का अमाउंट सेम हो लेकिन क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्शन, और दोनों के बीच का एंगल क्या हो थीटा, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे 2a साइन थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों, 2a cos थीटा बाई 2 एंड 2a साइन थीटा बाई 2। तो यहां कौन सा यूज करेंगे, v2 माइनस v1 निकालना होगा तो 2a साइन थीटा बाई 2। समझ में आ गया ना, यस बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ लिखो, खटाखट लिखो, जल्दी से लिखो, मैं हट जा रहा हूँ बोर्ड से। सामने से ठीक है। अब चलो हमारा एक लास्ट चीज बच गया है, चलो यहाँ में अब चलो अब हम देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मेकिंग अल्फा विद ए वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर पता है ना, हाँ, दो वेक्टर का जब एडिशन करते थे ना तो जो a प्लस बी वेक्टर आता था उसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, ये तो पहला इनिशियल वेक्टर हो गया, ठीक, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो इन दोनों के वेक्टर का बीच का एंगल ये क्या था थीटा था। लेकिन इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ये रिजल्टेंट की। ये जो रिजल्टेंट है ना वो ओरिजिनल जो पहले वेक्टर था उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, समझे क्या। तो देखना जरा फिर, याद है कंस्ट्रक्शन, ये b था तो ये क्या था b cos थीटा, और ऊपर वाला क्या था b sin थीटा। चलो क्या मैं बोल सकता हूं tan अल्फा पूरे ट्रायंगल में, ये क्या था OMP, ठीक है। चलो तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा PM डिवाइडेड बाई
OM। चलो PM बता दो, B sin theta। B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो ये एंगल होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हो, सोचना ऐसे, अच्छा टेन अल्फा ऊपर जो है B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, यस सर। आसानी से याद हो जाएगा। इसका बाद में उतना यूज नहीं आने वाला है, लेकिन जब तक वेक्टर पढ़ रहे हो ना इसको याद रखना, क्योंकि बाकी बहुत सारे मेथड देखेंगे, ठीक है। यस सर। चलो तो ये होता है टेन अल्फा। तो ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, जहां से हमने शुरू का जो वेक्टर था और जो रिजल्टेंट वेक्टर था उनके बीच का एंगल निकाला। आगे बढ़े क्या? Yes, चलो तो चलो एक क्वेश्चन कर लो इस पे। अगर मान लो ये 60 न्यूटन है, ठीक है, और ये क्या है 30 न्यूटन है, सॉरी 60 डिग्री है ये, और ये क्या है 30 न्यूटन है। तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, एक इधर कोई खींच रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच ही में तो आएगा। यस सर। समझे कि नहीं? एक और चीज बता दे रहा हूं, मान लो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और ये जो है क्या है बी वेक्टर है, और इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ये है। तो दोनों से जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा इन दोनों के बीच में, या नीचे की तरफ आएगा? बोलो, नेट फोर्स किधर जाता है? मान लो तुमको मैं इधर खींच रहा हूं 10 न्यूटन से, लेकिन कोई आदमी उधर खींच रहा है मेरे से कितना 60 डिग्री बनाकर 100 न्यूटन से, तो तुम किधर ज्यादा जाओगे? हाँ अब तुम बताओ किधर जाएगा? हाँ इन दोनों के बीच में, रिजल्टेंट यही जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब कि अगर कोई वेक्टर जो है यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है और यहाँ से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो अल्फा तो रिजल्टेंट क्या होगा बताओ? एक्चुअली रिजल्टेंट मान लो, रिजल्टेंट अल्फा बना रहा है ऊपर वाले से और बीटा बना रहा है नीचे वाले से, तो अल्फा ग्रेटर देन क्या होगा? बीटा। मतलब बी का अमाउंट ग्रेटर देन ए का अमाउंट। क्लियर है? यस। चलो खटाखट लिखो। और ये भी बनाओ, अगर 60 न्यूटन दिया हुआ है और ये 30 न्यूटन दिया हुआ है, इधर वेक्टर है और इधर वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर जो वो कितना बना रहा है, ये है ना, ये आएगा ना। हाँ तो वो 10 अल्फा कितना बना रहा है ये तुम्हें निकालना है। चलो कितना आया? 30 cos 60 डिग्री है ना, डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 cos 60 डिग्री। देखो बाद में जब आओगे ना तो तुमको ये सब लल्लू लगने लगेगा, रटना नहीं पड़ेगा। पता है क्या करोगे? इसका कंपोनेंट ऊपर कर दो और इसका कंपोनेंट इधर कर दो, तो ऊपर वाला अपन नीचे वाला, थोड़ा वेक्टर में आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये tan अल्फा जो फॉर्मूला रटे हो ना, इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी ही नहीं, कॉमन सेंस से हो जाएगा, ठीक है। जब तुम प्रोजेक्शन या कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ लोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ ही लोगे। चलो तो आई होप जो भी आंसर आया होगा वो सही होगा, ठीक है। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलो अब हम देखते हैं कि भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो भी देख लेते हैं। दिया रहता है तुम लोग को, सर आपने बताया ही नहीं। अरे कुछ नहीं होता है पैरेललोग्राम। देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये भी एक वेक्टर है। तो याद करो ये क्या, ये ऐसे ऐसे था कि ना वेक्टर, ऐसे उसी को ना पैरेलली शिफ्ट कैसे किया है, और इसको पैरेलली शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? ऐसे। तो टू वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इफ लिखो, इफ टू वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट, इफ
two vectors drawn from the same point are the adjacent sides of the parallelogram then the diagonal drawn from the same point, मतलब उसी पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ करोगे, the diagonal drawn from the same point is the resultant vector of vector A and B. ये जो डायगोनल है ना, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। अरे तो ट्रायंगल लॉ ही है ना, ऐसे गया फिर ऐसे गया इक्वल टू ऐसे हो गया, है कि नहीं? तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। उल्टा भी देख सकते हैं। हाँ आराम से, ऐसे गया इक्वल टू ऐसे गया, है ना? जो यहाँ था इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ था इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पैरेलली, क्या बन गया? ट्रायंगल से पैरेललोग्राम। समझ में आया? यस सर। चलो अच्छा, ये tan अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो बताना क्या होगा? tan अल्फा साइन b साइन थीटा अपन a प्लस b cos थीटा। a प्लस बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं tan बीटा की बात करूँ, ये बीटा हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा? a साइन थीटा अपन b प्लस a cos थीटा। ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक वेक्टर पढ़ रहे हो इसको याद रखो, बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। समझे कि नहीं समझे? समझे। ओके, तो आई होप तुम्हें ये सब चीज समझ में आ गया होगा। अब आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देख ही लेते हैं। अच्छा, हमने क्या देखा कि भाई जब भी वेक्टर ऐड कर रहे हैं, इधर एक फोर्स लगाया, मान लो तुम्हारे पास दो फोर्स है, एक 10 न्यूटन का है और एक 20 न्यूटन का है, एक 10 न्यूटन का है और एक 20 न्यूटन का है। किसी ऑब्जेक्ट पे लगाना है तो कितने एंगल पे लगाओगे कि मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा? cos बोला ना, 0 हाँ ठीक बोला। अगर तुम 0 डिग्री पे लगाते हो, दोनों वेक्टर को एक ही डायरेक्शन में लगाते हो, तो क्या हो जाएगा? सिंपली ऐड हो जाएगा और वो आता है हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट। और सबसे मिनिमम रिजल्ट लगाने के लिए 180 डिग्री, एक F1 फोर्स है और दूसरा क्या है? F2 फोर्स है। दोनों को अपोजिट में एक्ट कराओ। अगर अपोजिट में एक्ट कराते हो तो क्या हो जाएगा? दोनों एकदम सबट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। दो फोर्स का मैक्सिमम अगर रिजल्टेंट चाहिए तो, और दो फोर्स का मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए तो 180 डिग्री। मतलब अगर कोई किसी बॉडी पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम आएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर को तुम ऐड करते हो, तो तुम्हारा जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा या तो a प्लस बी आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा, और नहीं तो अगर a माइनस बी आएगा। ऐसे a बड़ा है। अगर तुमको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो a प्लस बी वेक्टर का जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों का मतलब ये a प्लस बी ही तो लिखा हुआ है ना। चलो, इसमें मॉड लगाने से कोई फायदा नहीं है। तुम सोच रहे हो सर a माइनस बी में दोनों में मॉड लगाया, फिर बाहर भी मॉड लगाया। अरे ये दोनों पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखो, यहाँ कौन छोटा कौन बड़ा है ये हमें नहीं पता है, इसीलिए अगर इसका a वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी लिख दूँ ना, तो ये निगेटिव भी तो आ सकता है ना। इसीलिए इसको फिर से एक बार मॉड लगा देते हैं। तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मॉड का मॉड से बड़ा होता है और a वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मॉड से छोटा होता है। समझ में आ गया? हाँ, तो कोई भी दो वेक्टर हो, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है?
तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ये पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन अच्छे से करके आना, और जो भी क्वेश्चन है बिना देखे हुए उसको करके आना है। तो नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर से हमें होमवर्क मिलने लगेगा। HC वर्मा लेते आना है ना। अभी इरोडो की ज़रूरत नहीं है और DPPs वगैरह मिलने लगेंगे, ठीक है। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं DPPs, ठीक है। नोट्स भी मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, ओके।